हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं जनसंचार और रचनात्मक लेखन। पहली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जनसंचार और रचनात्मक लेखन होता क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसके विविध क्षेत्र कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम इसके विविध रूप पढ़ेंगे। अगर आपने पहले की कुछ वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं रचनात्मक लेखन के विविध रूप से। विविध रूप का मतलब क्या हुआ, बेसिकली टाइप्स। ठीक है, तो इसके कौन से टाइप्स हैं। रचनात्मक लेखन में सबसे पहले आते हैं मौखिक और लिखित रूप। मौखिक से आप समझ सकते हैं, मौखिक मीन्स ओरल, ठीक है, और लिखित मतलब रिटन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम जब बात करते हैं तो बात या तो हम वर्ड्स जो बोल रहे हैं, जो हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं वो हम ओरली बोल रहे हैं, हम लिखित में नहीं दे रहे, हम उसे अपने मुंह से बोल रहे हैं। अगर हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं अपने दोस्त से तो हम उसे अगर हम आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, तो हम ओरल कन्वर्सेशंस करते हैं, ठीक है, हम मौखिक रूप में बोलते हैं। और अगर हम चैट पे बात कर रहे होते हैं तो हम लिखित रूप में बोलते हैं, रिटन रूप में। तो यही रचनात्मक लेखन के विविध रूप हैं। इसके अलावा गद्य और पद भी है, ठीक है, कथात्मक भी है, नाटक रूप भी है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। पर पहले हम बात कर रहे हैं मौखिक और लिखित रूप की। तो जब हम मौखिक की बात करते हैं तो मौखिक में मैंने आपको पहले बता दिया फर्स्ट पॉइंट कि इंग्लिश में मौखिक का मतलब ओरल होता है और लिखित का मतलब रिटन होता है। इसी से हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं कि जो मुंह से बोले जाए वो मौखिक है, जो हाथ से लिखा जाए, शब्दों को लिखा जाए, वो लिखित रूप है। अब जब इंसान ने लैंग्वेज का नॉलेज गेन किया, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में समझा, भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, तो सबसे पहले वो किस तरीके से बात करता था, वो बात करता था मौखिक रूप से, ठीक है, वो बात करता था मौखिक रूप से। जब इंसान ने भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, मतलब ये बहुत अर्ली टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत अर्ली टाइम्स में सबसे पहले लैंग्वेज तो होती नहीं थी। इन्होंने कैसे बात करना स्टार्ट किया, ओरली बात करना स्टार्ट किया, ठीक है, मौखिक रूप से बात करते थे। और एक चीज़ होती है लिपि। लिपि मतलब जो लैंग्वेज, जैसे जो लैंग्वेज जिस वे में यूज़ हो रही है उसे लिपि बोलते हैं। तो लिपि के आविष्कार के बाद बात करना स्टार्ट की गई। फिर हम यही पॉइंट बताते हैं कि मौखिक का मतलब मुंह से बोली जाती है और लिखित का मतलब लिखा जाता है पत्र या किताब में, किसी भी चीज़ों में। और जो मौखिक भाषा है उसमें बोलने और सुनने के कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मौखिक की, अगर हम लिसनिंग स्किल की बात करते हैं तो इसमें दो एक्शंस होते हैं। एक तो जो स्पीकर होता है, लिसनर होता है, वो सुन रहा है तो लिसन, ठीक है, हियर करना। ये दो मौखिक भाषा में ये दो एक्टिविटीज़ होती है, बोलना और सुनना, ठीक है। और जब हम लिखित की बात करते हैं, जब हम लिखित रूप की बात करते हैं तो लिखित में दो एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या? एक तो आप लिख रहे हो, राइटिंग, और दूसरा क्या, आप उस राइटिंग को पढ़ रहे हो तो रीडिंग। तो ये जब मौखिक की बात करते हैं तो बोलना और सुनना आता है, जब हम लिखित की बात करते हैं तो राइटिंग और रीडिंग आता है, ठीक है। लिखित भाषा में लिखने और पढ़ने के कौशल की आवश्यकता होती है। मौखिक में एक और चीज़ होती है कि मौखिक जब हम सुनने की बात बोलने की बात करते हैं, मुंह से बात करते हैं, तो उसमें टोन और पिच इस्तेमाल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस मतलब जो हम चीज़ बोल रहे हैं वो किस चीज़ को दर्शा रही है, उसमें इमोशन क्या है, उसका मतलब टेम्पर क्या है। तो जो टोन है, टोन मतलब कि जैसे हम किस टोन में बात कर रहे हैं, हम बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं, हम बहुत रूडली बोल रहे हैं। और पिच मतलब आप बहुत कामली, धीरे बात कर रहे हो, और एक जो बहुत तेज़ चिल्ला के बात करना होता है, वो पिच, ठीक है। और जब हम लिखित में बात करते हैं तो लिखित में देखो कहीं कहीं पर यहाँ पे पूर्ण विराम आ रहा है, कहीं पर मे बी विराम चिन्ह आ रहा हो, कहीं पर कोई अक्षर यूज़ होता है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। तो ये सब कुछ लिखित में आता है। लिखित में ये भी आ सकता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, तुकबंदी, लय, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब हम मौखिक और लिखित की बात करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य ने जब भाषा का ज्ञान प्राप्त किया वह मौखिक रूप से बात किया करता था। लिपि के आविष्कार के बाद बात करना शुरू की गई। मौखिक का मतलब मुंह से बोली जाने वाली वाणी, और लिखित का मतलब लिखना, पत्र,
पढ़ना, किताब पढ़ना। मौखिक भाषा में बोलने और सुनने के कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि लिखित भाषा में लिखने और पढ़ने की कौशल की आवश्यकता होती है, इसकी एबिलिटीज़ बतानी है। और फिर मौखिक में टोन या पिच का इस्तेमाल होता है, लिखित में विराम चिन्ह, अक्षर, पूर्ण विराम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मौखिक और लिखित है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आप इसमें और कुछ ये लिख सकते हैं कि मौखिक भाषा और जो लिखित भाषा है दोनों मुख्य रूप होते हैं भाषा के। मौखिक में हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे कि बातचीत हो गई, या हम कोई भाषण देते हैं उसमें हम ओरली बोलते हैं, रेडियो सुनना होता है। और इसमें जो एक बार चीज़ बोल दी गई वो मे बी ये हो सकता है कि दूसरा बंदा भूल जाए, क्योंकि वो एक ही बार बात हुई है, वो बात बार बार सेम नहीं हो सकती। ठीक है, और जो लिखित भाषा होती है उसमें हम लिख कर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे कि पत्र हो गया, लेख हो गया, या किताबें हो गई। और एक चीज़ और है कि मौखिक भाषा ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती, जबकि लिखित भाषा बहुत लोगों तक पहुंचती है। किसके माध्यम से? पत्र, समाचार पत्र बोल सकते हैं, जनसंचार बोल सकते हैं, इसके रूप से बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं जो कि लिखित में लिखी होती है। ठीक है, जो मतलब लिखित भाषा में होती है। फिर मौखिक भाषा के अंदर बातचीत आती है, भाषण आता है, नाटक भी आ सकता है, रेडियो आ सकता है, टेलीफोन आ सकता है, एक दूसरे से आमने सामने बात करना आ सकता है। ये सब आप उदाहरण दे सकते हैं। लिखित भाषा में पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र, लेख, कहानी, संदेश, ये सब कुछ आता है। ट्वीट आ जाता है, जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग ट्वीट करके बात करते हैं, अपने अपने विचार बताते हैं। इसके आगे हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है गद्य और पद। गद्य और पद मैंने आपको समझाया था, गद्य और पद क्या होता है। गद्य होता है दोनों रूप। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि गद्य और पद में दोनों रूप लिखित होते हैं। ये मॉरली नहीं होता, ये मतलब ओरली नहीं होता, इसमें लिखित रूप आता है। ठीक है, रिटन होते हैं दोनों रूप। और गद्य में हम सामान्य भाषा के वाक्यों का उपयोग करके लिखते हैं। गद्य में मैंने बताया था, अगर आप गद्य और पद में क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से गद्य और पद समझाया है। गद्य में हम सामान्य भाषा के वाक्यों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये मैं नॉर्मल भाषा यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ। पर जब मैं पद की बात करती हूँ तो पद में ऐसी भाषा आती है जो कि 4-5 लाइन्स की होती है। ठीक है, और उसमें या तो कभी कभार राइमिंग स्कीम होती है, एक सॉन्ग की तरह साउंड करती है, या एक पोम होती है। ठीक है, वो सब पद के अंदर आता है। पद में और क्या क्या आता है? लय आता है, तुकबंदी आती है, और कविताएं लिखी जाती है पद में, काव्य लिखे जाते हैं, ये सब कुछ पद में आता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, वाक्य और पैराग्राफ या और जो सरल भाषा में लिखा जाता है वो गद्य होता है। गद्य में कहानियाँ हो सकती है, निबंध हो सकते हैं, वाक्य रचना होती है, व्याकरण होते हैं, तथ्य होते हैं, विचार होते हैं। और पद में लय होता है, छंद भी आता है, तुकबंदी भी आती है। पद में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मतलब नॉन फिक्शनल हो, कल्पनाशील भी हो सकता है, कविताएं आती है, गीत आते हैं, ये सब कुछ पद में आता है। बाकी इसमें इतना थोड़ा आसान भाषा में लिखा नहीं गया, इसलिए मैं आपको अपना बता रही हूँ, बाकी आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, जहाँ गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं के साथ साथ ओके। सो अब हम पढ़ रहे हैं कथात्मक और कथेतर रूप। कथात्मक और कथेतर रूप क्या है? सबसे पहले हमें समझने की बात ये है कि दोनों ही गद्य के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, गद्य और पद। अब इसमें ये पद नहीं है, गद्य के ही टाइप्स हैं ये 2, कथात्मक और कथेतर। ठीक है, गद्य सबसे पहले समझाया था क्या है, जो सरल भाषा में वाक्य यूज़ होते हैं, वाक्य, पैराग्राफ, या फिर जो स्वाभाविक और सरल भाषा में उपयोग होता है वो गद्य के अंदर आता है। पद में राइमिंग स्कीम थी, पोएम थी, काव्य, कविता था। तो अभी हमें पद नहीं पढ़ना, हमें अभी पढ़ना है ओनली गद्य। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गद्य के अंदर गद्य के रूप होते हैं कथात्मक और कथेतर। कथात्मक रूप क्या होता है? कथात्मक रूप वो होता है जिसमें अपनी कल्पना को मतलब यूज़ करके अपने आइडियाज़ को, अपनी इनोवेशन जो हम यूज़ करते हैं, जिससे एक
स्टोरी बनती है, हमारे फिक्शनल हो सकता है वो सब कुछ। तो अपनी कल्पना को यूज़ करके अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई नाटक लिख रहे हैं, कोई उपन्यास लिख रहे हैं, तो वो कथात्मक रूप लेखन है, ठीक है। और अगर हम कोई भी रेखा चित्र, निबंध, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र मतलब कैरेक्टरिस्टिक, निबंध हम पता ही है हमें ऐसे, जीवनी मतलब किसी के जीवन के बारे में, और यात्रा वृत्तांत मतलब कि ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल करने गए हो उसके बारे में बता रहे हो, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब क्या है, ये सब रियल है, ये सब कल्पना में नहीं है, ठीक है। ये अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है, तो ये सब कुछ कथेतर के अंदर आता है। जो चीज़ें ऐसी हैं, जो ऐसा लिखित रूप है जिस पे कल्पना का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हमारी क्रिएटिविटी इस्तेमाल हो रही है, जो फिक्शनल है, वो कथात्मक रूप होता है गद्य का। और ऐसी चीज़ें जिसमें वास्तविक घटनाओं या अपने अनुभवों को इस्तेमाल किया जाता है, वो कथेतर रूप होता है, जिसका एग्जाम्पल है कैरेक्टरिस्टिक, रेखा चित्र, निबंध, एस्से, जीवनी अबाउट योर लाइफ, एंड यात्रा वर्णन ट्रैवल के बारे में, ठीक है। ये दो चीज़ें थी, कथात्मक और कथेतर रूप। मैंने इसमें कुछ लाइंस लिखी हैं कि विचार और भावों को अधिक सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो कहानियाँ लिखी जाती है, जो उपन्यास लिखा जाता है, जो नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मृति, रेखाचित्र, साक्षात्कार, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, गद्य, काव्य आदि गद्य विधाओं ने जो ये सब कुछ लिखा जाता है, ये कथात्मक रूप के अंडर आता है, ठीक है। कथेतर रूप के अंडर आता है। अब हम पढ़ते हैं नाटक, पाठ्य और मंचीय, ठीक है। नाटक, पाठ्य और मंचीय क्या होता है? नाटक, सबसे पहले एक एक करके हम इन सब तीनों वर्ड्स का मतलब समझेंगे। नाटक की जब हम बात करते हैं तो नाटक क्या होता है? नाटक का मतलब होता है प्ले, ठीक है। इसको आप थिएटर के नाम से भी जानते होंगे, तो वही नाटक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाटक सबसे पहले या तो देखा जाता है या सुना जाता है। इनमें कुछ पात्र होते हैं, पात्र मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये नाटक को परफॉर्म करते हैं। और नाटक संवाद के रूप में दिखाया जाता है, एक दूसरे से कन्वर्स कर रहे होते हैं, तभी हमें सुनाई देता है और हम समझते हैं कि ये किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, तो वही नाटक होता है, वही प्ले होता है। अब नाटक सबसे पहले एक कला है, ठीक है, एक ऐसा टैलेंट है जो सब में नहीं होता, कुछ कुछ लोगों में होता है, और उसको लोग एक दिन में नहीं प्राप्त कर पाते, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस अपनी कला को और अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। इसमें भी यही लिखा है कि धीरे धीरे नाटक ने साहित्य में, मतलब लिटरेचर में, अपना एक अलग स्थान बनाया है, और ये एक कला है, ठीक है। लेकिन ये कला नहीं है, वरन मनुष्य की अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है, मतलब मनुष्य का जो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का एक ऐसा मीडियम है, जो रचनाकार की आंतरिक चेतना तथा सृजनात्मक और निर्देशक तथा अभिनेता की रंगानुभूति के अंत विरोध से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से उत्पन्न हुआ है? रचनाकार, जो डायरेक्टर है, उसकी चेतना, उसका मतलब उसके थॉट्स, उसका सब कुछ, उसका सृजनात्मकता और डायरेक्शन, तथा जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो एक्टर है, अभिनेता, उसका कैरेक्टर को प्ले करना, ये सब कुछ एक नाटक में आता है, ठीक है। और एक ये जो कला है, इसमें अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस किया जाता है। और इसमें, इस नाटक में फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, अपने हैंड मूवमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई बार कुछ गाने भी इसमें चलाए जाते हैं जो नाटक में इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें दर्शकों, जो व्यूअर्स हैं, उनकी भावना वो आकर्षित करना ही इनका मेन मोटिव होता है, कि अगर वो मे बी कुछ ऐसा प्ले कर रहे हैं जिसमें अगर जो व्यूअर है वो रो दे, इसका मतलब क्या है कि उन्हें वो एक्ट में भी बहुत अच्छा लगा, उनके इमोशंस को छू गया, और यही उनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसको, नाटक को हम कई और शब्दों में भी जानते हैं, जैसे कि थिएटर, नाट्य प्रदर्शन, और ये कहीं बहुत सी जगह पर होता है, मेलों में भी होता है, और जो आप मूवीज़ में देखते हैं वो भी नाटक ही है। और नाटक का जो ओरिजिन है वो बहुत हज़ारों साल पुराना है, ठीक है। ये सब कुछ नाटक की मेन चीज़ें हैं। अब नाटक पाठ्य, मतलब नाटक लिटरेचर में भी पढ़ाया जा सकता है। लिटरेचर में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, जिसमें
वन बाय वन कैरेक्टर कुछ ना कुछ बोल रहा होता है और एक टॉपिक बन जाता है उससे, तो वो नाटक पाट्य है। और मंचे मतलब जो आप मंच पे, जो आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वो नाटक मंचीय है। ठीक है, ये नाटक के मेन पॉइंट थे कुछ। ये बहुत फेमस नाटक है शकुंतला और मुद्राक्षक, ये इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और इसमें आगे ये लिखा है कि कुछ विद्वानों का मत है कि नाटक एक साहित्यिक रचना है, इसलिए उसका पठनीय होना उसका प्रधान गुण है। लेकिन जो नाटक मंच पे करा जाता है वो सीधे तौर से, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर जनसंचार और रचनात्मक लेखन, जो रचनात्मक लेखन के बारे में था ज़्यादातर, वो ख़त्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू, बाय।